गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्राइक। स्ट्राइक से पहले हमने पढ़ा था अपना पूरा डिटेल में ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन जो क्या है वो हमारी एसोसिएशन है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजन हमें मिलता है आर्टिकल 19 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यहाँ पे हमें दी गई है 6 फ्रीडम। उन फ्रीडम्स में एक है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। कोई भी लोग कोई भी जनरल पब्लिक मिलके एक एसोसिएशन बना सकती है, लेकिन एसोसिएशन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो गाइडलाइन आर्टिकल 19 में ही है। तो उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके साथ एक एसोसिएशन बन सकती है। एसोसिएशन हमने बनाई वो हो गया अपना ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन भी एक तरह का फॉर्म है एसोसिएशन की। ये 1926 एक्ट के अंदर हमने बनाई। कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अपना स्ट्राइक का। ये एक वेपन है वर्कर के हाथ में कि जब एम्प्लॉयर उनकी बात ना सुने, हर तरह की नेगोशिएशन वो कर चुके हैं, कंप्रोमाइज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, तो ये एक मेजर है, ये एक वेपन की तरह है स्ट्राइक। स्ट्राइक अगर इंडस्ट्री में होगी तो इंडस्ट्री का काम बंद हो जाएगा। काम बंद होने से प्रोडक्शन घटेगी, प्रोडक्शन घटने से मार्केट में उनका प्रोडक्ट कम होंगे, और मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आएगा तो आखिरी में लॉस किसको होना है? एम्प्लॉयर को होना है, कंपनी को होना है। तो अब जो आर्टिकल 19 है, सारी ट्रेड यूनियन के लोग ये सोचते हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में राइट टू स्ट्राइक भी आ गया, ये भी इसमें कवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया और इस कंफ्यूजन को क्लियर किया। पहला केस था अपना कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट, पेज है 1166। दूसरा केस है AK घोष वर्सेस ER जोसेफ, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 86। इन दोनों केस का कंक्लूजन ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जो स्पीकिंग ऑर्डर है वो कहता है कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अब राइट स्ट्राइक को रोकने के लिए जो एम्प्लॉयर जो भी मेजर्स लेंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक जब अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको जो रोकने के मेजर्स हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हो सकते। सेक्शन 2Q इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है। स्ट्राइक का मीनिंग यहाँ पे दिया है सीजेशन ऑफ वर्क। सीजेशन ऑफ वर्क का मतलब काम को रोकना, काम करने से मना कर देना, पूरा प्लांट ठप हो जाएगा। क्योंकि इंडस्ट्री के जितनी भी यूनिट हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक पोर्शन पे काम रुकेगा तो आगे के पोर्शन में अपने आप ही रुक जाएगा, क्योंकि हर लेवल पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो ये सीजेशन ऑफ वर्क कौन कर सकते हैं? ए बॉडी ऑफ पर्सन, लोगों का एक ग्रुप बना, ठीक है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं हो सकती। एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, ये जो बॉडी ऑफ पर्सन है इन लोगों ने डिसाइड किया है, एक ग्रुप बना, और इन्होंने अपना जो ग्रुप बनाया उसका डिसीजन ये रहा कि हम लोग मिल के काम करेंगे। ये नहीं है कि एक आदमी मना कर रहा है बाकी 99 लोग काम कर रहे हैं। तो जो सीजेशन वर्क है ये मेजोरिटी का जो डिसीजन है वही रहेगा। उसके बाद आता है कंसल्टेड रिफ्यूजल, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कोई काम करने के लिए, या जिस पर्टिकुलर काम के लिए उसकी एम्प्लॉयमेंट है, तो उसने उस काम को करने से बार बार मना किया तो वो भी स्ट्राइक हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हर एम्प्लॉय का अपना अपना काम है, मैकेनिक का अपना है, प्लम्बर का अपना है, फिटर का अपना है, इंजीनियर्स का अपना अपना है। तो ये जो रिफ्यूजल है सबकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसके रिगार्डिंग? कि जब तक एम्प्लॉयर हमारी कुछ डिमांड्स हैं, वो किसी तरह की भी हो सकती हैं, वेजेस के रिगार्डिंग हो सकती हैं, वर्किंग आवर, बोनस, एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम, उन सब के साथ हो सकती हैं। तो ये रिफ्यूजल सबका कॉमन है, एक अंडरस्टैंडिंग है उन सब के बीच में जिन्होंने ये स्ट्राइक, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो स्ट्राइक की डेफिनेशन में आएगा। और ये करने वाले कौन होंगे?
बाय पर्सन हु आर एम्प्लॉयड। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में हमने पढ़ा था कि ट्रेड यूनियन के मेंबर 50% तक आउटसाइडर हो सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप अलग चीज है, लेकिन स्ट्राइक के कॉन्सेप्ट में आया कि जो स्ट्राइक करेंगे वो लोग कौन हो सकते हैं, हु आर एम्प्लॉयड, यानी कि जो पेरोल पे हैं, इंडस्ट्री के पेरोल पे जो लोग रहेंगे। यूनियन के मेंबर तो हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं मानी जाएगी। स्ट्राइक करने वाले लोग, ये जो काम जिन्होंने मना किया है करने से, वो सब एम्प्लॉयर के पेरोल पे होंगे, यानी कि रजिस्टर्ड वर्कर हैं उस यूनिट के एस्टेब्लिशमेंट के, तो तब ये स्ट्राइक की डेफिनेशन में कवर होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्ट्राइक। स्ट्राइक के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे? फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि जो स्ट्राइक है वो इंडस्ट्रियल यूनिट में ही हो सकती है, तो एक इंडस्ट्रियल यूनिट एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि जो प्राइवेट शॉप है, ठीक है, उनमें स्ट्राइक नहीं हो सकती। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जितनी भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर कवर नहीं होती, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंडर कवर नहीं होती, ट्रेड यूनियन एक्ट के अंडर भी वो कवर नहीं होती हैं, उन सब में स्ट्राइक होगी, वो अलग चीज है। लेकिन वो इस एक्ट का जो अपना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसके अंडर वो कवर नहीं होती हैं, वो अलग तरह की स्ट्राइक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का होना जरूरी है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कौन सी होंगी? जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होंगी और उनकी यूनिट है आगे, तो वो सब इसमें आएंगी। दूसरा फिर क्या है? सेकंड, रिफ्यूजल टू वर्क। एम्प्लॉयर ने वर्कर को काम दिया हुआ है, हर वर्कर का अपना काम है, वो डिपेंड करता है उनकी स्किल्स के ऊपर। स्किल्स के साथ जो उनको काम दिया गया वो काम उनको करना है, लेकिन वर्कर ने रिफ्यूज किया है काम करने से, वो काम करने से मना कर रहा है, तो ये रिफ्यूजल एक्टिव होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। थर्ड है, ये रिफ्यूजल का पर्पस क्या है, वो यहाँ पे आता है। उसका पर्पस है टू माउंट प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर है हमारे, उनके ऊपर हमें प्रेशर बनाना है कि आप हमारी जो ये डिमांड्स हैं, कोई भी डिमांड है, आप उनको फुलफिल करें, तभी हम लोग काम पे आएंगे। इसका पर्पस ये रहेगा। इसको हम इसका ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। अगर ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव, ये स्ट्राइक का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू माउंट प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर। इसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन आती हैं, ठीक है, कि स्ट्राइक हो सकती है सेक्शन 2Q के अकॉर्डिंग, लेकिन उस पर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कुछ सर्विसेज को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सेक्टर की भी कंपनियां हो सकती हैं, यूनिट हो सकती हैं, और प्राइवेट भी हो सकती हैं। तो उनको अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंडर कवर कर दिया, तो उन सब केसेस में इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जो कंपनीज हैं उनमें स्ट्राइक नहीं हो सकती। कुछ कंडीशंस हैं उनकी, तो ठीक है। सेकंड है 6 वीक नोटिस। इस नोटिस में पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की कंपनीज भी कवर होती हैं, दूसरी कंपनीज भी कवर होती हैं, दूसरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वो कवर होती हैं, कि हमें स्ट्राइक पे जाने से पहले 6 वीक का एक नोटिस देना पड़ेगा कि हमारा ये डिस्प्यूट है, हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर ये फुलफिल नहीं होंगी तो हम इस डेट के बाद, ठीक है, वो जिस डेट को नोटिस देंगे वहां से 6 वीक काउंट करने पड़ेंगे, और उन 6 वीक्स का जो नोटिस होगा, ये टाइम पीरियड दिया गया किसको? एम्प्लॉयर को। क्योंकि एम्प्लॉयर अपने जितने मैकेनिज्म है, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, जो मेजर्स हैं, तो इस टाइम के अंदर वो उसको रिजोल्व करे इश्यू को। ट्रेड यूनियन लीडर के साथ बात करें, स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करें, या बाकी जो ऑफिसर्स हैं जो इस फील्ड में जिनकी अपॉइंटमेंट की है स्टेट ने, या सोशल एक्टिविस्ट हैं,
उनसे मिलके इस 6 वीक के अंदर उस प्रॉब्लम को उनको रिजोल्व करना है, उसको सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद थर्ड है 14 डेज नोटिस। पहले तो हमें ये 6 वीक का नोटिस देना था, ठीक है। जिस दिन 6 वीक पूरी होंगे उसके बाद हम लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है 14 डेज नोटिस। मान लो हमारे 6 वीक पूरे हो जाते हैं 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च को हमारे 6 वीक पूरे हुए, तो हम लोग 28 फेब को नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। 28 फेब को हमने नोटिस दिया कि हम लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं। वो 14 दिन का हो सकता है, ये दिन काउंट होंगे जिस दिन हम दूसरा नोटिस देंगे। 6 वीक तक तो स्ट्राइक हो ही नहीं सकती, उसके बाद आगे के 14 दिन काउंट होंगे। उन 14 डेज का नोटिस देंगे, यानी कि 15 मार्च को भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं और 15 मार्च के बाद भी जा सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि हम 15 तारीख को स्ट्राइक करेंगे उसके बाद 16 को नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उसके बाद फोर्थ कंडीशन है बिफोर डेट ऑफ स्ट्राइक। जो 14 डेज का हमने नोटिस दिया, इस नोटिस में हम स्ट्राइक की एक डेट मेंशन करेंगे। कौन सी? 1 मार्च को नोटिस दिया था, 14 डेज 15 मार्च को पूरे होते हैं, तो 15 मार्च से पहले हमारी स्ट्राइक नहीं हो सकती, हमें उसके बाद ही स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कंसिलिएशन। अगर ये डिस्प्यूट कंसिलिएशन बोर्ड के पास पेंडिंग है, जब तक कंसिलिएशन बोर्ड का अवार्ड नहीं आ जाता, उनका डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। हमें उस अवार्ड को वेट करना पड़ेगा। जब वो अवार्ड का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद हम लोग अवार्ड से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो स्ट्राइक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व हो चुकी। अगर उसके बाद नहीं होती है, अवार्ड हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और एम्प्लॉयर हमें प्रेशराइज कर रहा है कि आप काम पे आइए, तो उस केस में फिर हम ये नोटिस दोबारा देंगे 14 डेज वाला, और उसके बाद फिर स्ट्राइक पे जा सकते हैं। व्हेन स्ट्राइक इज इलीगल, जो स्ट्राइक हमने कॉल की है सेक्शन 2Q में उसको डिफाइन किया गया, वो स्ट्राइक कब इलीगल हो जाएगी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है। सेक्शन 22 में है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में, और सेक्शन 23 है जो जनरल कंपनीज हैं जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की नहीं है एस्टैब्लिशमेंट, उनके रिगार्डिंग है। लेकिन दोनों में कुछ कॉमन कंडीशंस हैं। फर्स्ट वही है जो अभी पढ़ी थे हमने, 6 वीक का नोटिस। 6 वीक का नोटिस पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में मैंडेटरी है, लेकिन जो जनरल कंपनीज है उसमें ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है 14 डेज नोटिस। स्ट्राइक पे जाने से पहले हमें 14 डेज नोटिस तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद है अपना डेट ऑफ स्ट्राइक। जो स्ट्राइक की डेट है, मान लो हमने 15 मार्च अभी पढ़ी थी, हमारी डेट ऑफ स्ट्राइक है, हम 14 मार्च को भी स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ये स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन। अगर हमारा डिस्प्यूट कंसिलिएशन बोर्ड के पास पेंडिंग है, आर्बिट्रेशन के पास है पेंडिंग, क्योंकि कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन में पार्टी तो दोनों ही होती हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर वहाँ पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, उसका डिसीजन नहीं आया है, तब तक भी हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो स्ट्राइक क्या हो जाएगी, इलीगल स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी जाएगी वो। फिर उसके बाद आती है सेटलमेंट ऑफ अवार्ड। कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन रहेगा उसको हम अवार्ड बोलते हैं। जब तक ये अवार्ड की सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट मतलब जो डिसीजन आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन बोर्ड ने दे दिया उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं सेटलमेंट। वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, उसका ऑपरेशन है टाइम पीरियड, कितना टाइम कंज्यूम होता है वो अलग अलग डिस्प्यूट पे डिपेंड करता है। जब तक वो ऑपरेशन में रहेगा, इम्प्लीमेंट उसको करना है, इम्प्लीमेंट होने के बाद जब तक वो ऑपरेशन में रहेगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी और आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का जो डिसीजन आता है, अवार्ड आता है,
वो दोनों पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ही आता है। ये कंसिलिएटर और आर्बिट्रेटर थर्ड पार्टी होती है, न्यूट्रल पार्टीज हैं। ये जो डिसीजन आएगा वो दोनों पार्टियां नेगोशिएट करेंगी और उसके बाद ही ये डिसीजन आता है। तो जब तक ये अवार्ड ऑपरेशन में रहेंगे तो हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो उसके बाद वो स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर कर दी जा सकती है। ये सब जो हमने पढ़ा, इनका स्टडी मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। थैंक यू।